उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे आप सभी छात्रों का मैं आलोक कुमार दृष्टि टीम की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। यूट्यूब पर यह एक बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम था कि पीसीएस के संदर्भ में पीसीएस का सिलेबस क्या है, प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस, मुख्य परीक्षा का सिलेबस, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के सिलेबस को इंटीग्रेटेड तरीके से, एकीकृत तरीके से कैसे तैयार किया जाए, क्या दृष्टिकोण हमारा होना चाहिए। विशेषकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में इंडियन पॉलिटी से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, सिलेबस किस प्रकार के आवश्यकता को उत्पन्न कर रहा है, सिलेबस को कैसे तैयार करना चाहिए, डिफरेंट टॉपिक्स के संदर्भ में हमारा दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, उसे तैयार करते हुए हमें किन बातों पर बल देना चाहिए, कहां पर प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से और कहां पर मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से हमें तैयारी करना चाहिए। इन सभी बातों पर आज की इस कक्षा में मैं डिटेल में चर्चा परिचर्चा आपके समक्ष प्रारंभ करने जा रहा हूं। लेकिन इस चर्चा को प्रारंभ करने के पहले मैं आप सभी छात्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आपने यह देखा भी होगा और आप यह महसूस भी करते होंगे कि स्कूल और कॉलेज के दौर से ही आपके साथ बहुत सारे छात्र पढ़ रहे होंगे, लेकिन आप उन कुछ छात्रों में शामिल हुए हैं जिन्होंने सिविल सेवा को अपने कैरियर का उद्देश्य बनाया है। इसलिए मैं सबसे पहले आप सभी छात्रों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, आपको कांग्रेचुलेट करना चाहता हूं। जितने भी योग्य छात्र हैं, युवा हैं, जिनमें असीमित ऊर्जा है, क्षमता, प्रतिभा विद्यमान है, उन सभी छात्रों के लिए एक संतोषप्रद, सबसे बेहतर, सबसे बृहत्तर, सबसे व्यापक सेवा के मंच के रूप में सिविल सेवा के तैयारी के मन मस्तिष्क को आपने बनाया है। इसलिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। चूंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपने सिलेबस को एज इट इज यूपीएससी की तरह अपनाया है, 2018 से इस नए पैटर्न पर एग्जामिनेशंस हो रहे हैं। यूपीएससी की परीक्षा जो सीसैट की पद्धति पर आधारित है, यह पद्धति कुछ मूलभूत आवश्यकताओं पर बल देती है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि मैं एक स्लाइड लेता हूं। प्रिपरेशन स्ट्रेटजी आपका क्या हो, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार, इंटरव्यू, के संदर्भ में
आपके तैयारी की रणनीति क्या हो सही है। आप लोगों में से अधिकांशतः छात्र जिन्होंने अभी तैयारी शुरू नहीं किया है, और आप लोगों में से बहुत सारे छात्र जो लगभग 6 महीने से या साल भर से प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, मतलब नए नए शुरुआत जिन्होंने किया है, और आप लोगों में से ऐसे छात्र जो 3-4 वर्षों से तैयारी कर रहे हैं, आप सभी छात्रों से मैं सबसे पहले यह कहना चाहूंगा कि तैयारी की एक इंटीग्रेटेड अप्रोच एंड स्ट्रेटजी को समझो। आपकी इच्छा है कि आप सिविल सेवक बने, लेकिन सिर्फ इच्छाओं से ही तमन्नाओं के शहर नहीं मिलते हैं, बल्कि आपकी अपनी इच्छा के अनुरूप, आपकी तमन्ना, आपकी अभिलाषा, आपकी आकांक्षा के अनुरूप आपको आपका लक्ष्य मिले, और लक्ष्य सिविल सेवा आपने चुना है। और यह लक्ष्य आपको कैसे मिल सकता है? तो तैयारी के एकीकृत दृष्टिकोण और रणनीति को अपनाने से आप इस लक्ष्य को साकार भी कर सकते हैं। एकीकृत तैयारी का मतलब यह है कि एक ऐसी तैयारी जिससे प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार तीनों परीक्षा को एक साथ प्रिपेयर किया जा सके, तीनों परीक्षा की आवश्यकता को एक साथ समायोजित किया जा सके, और एक ही अटेम्प्ट में, एक ही प्रयास में पूरे एग्जामिनेशन को क्रैक कर दिया जाए, और वो भी टॉप रैंक्स के साथ। अधिकांशतः छात्र यह सोचते हैं कि सबसे पहला चरण परीक्षा का प्रारंभिक परीक्षा है, इसलिए हमें प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। जब हम प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी में सफल हो जाएंगे, तब हमें मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए, और जब मुख्य परीक्षा में सफल हो जाएंगे तो इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए। अर्थात उनका अप्रोच है तैयारी की इस दिशा में चला जाए, जिस तरह से आयोग परीक्षा को आयोजित करता है उसी प्रकार से आप तैयारी करना चाहते हैं। बहुत ही सिंपल अप्रोच है, बहुत ही सरल अप्रोच है। लेकिन यदि आप सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करते हैं तो सबसे पहली बात तो यह है कि शायद ही आप प्रारंभिक परीक्षा में भी सफल हो पाएंगे। मतलब लक बाय चांस, गलती से ऐसा हो सकता है कि चलो प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी की और प्रारंभिक परीक्षा में सफल हो गए, और मान भी लें कि चलो आप सफल हो गए, तो यह तय मानो कि मुख्य परीक्षा में कितनी भी तैयारी कर लो, मुख्य परीक्षा में सिलेक्शन नहीं होना है, और साक्षात्कार की बात तो सोचना भी दूर है। इसको हम कहते हैं एक ऐसा साइकिल जिसमें हर साल आप प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में जितनी बार असफल आप होते हैं, उतनी बार प्रारंभिक परीक्षा आपके लिए एक बड़ी से बड़ी चुनौती बनती चली जाती है, एक बड़ा से बड़ा प्रश्न चिन्ह बन जाता है। आप स्वयं के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, अपनी योग्यता क्षमता के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, और आपके आसपास जो तमाम मित्र हैं, दोस्त हैं, साथी हैं, परिवार के लोग हैं, सगे संबंधी हैं, सभी लोग भी आपके ऊपर प्रश्न खड़ा करते हैं कि यह क्षेत्र तुम्हारे लिए नहीं है।
2-4 साल के बाद आप इसी बात को मानकर अपने क्षेत्र में परिवर्तन कर लेते हैं। जबकि मूलभूत बात यह है मेरे दोस्तों कि सफलता का जीन, सफलता का कोई डीएनए नहीं होता, बल्कि सफलता को प्राप्त करने के लिए एक अच्छी रणनीति और योजना पर सतत परिश्रम और उस रणनीति और योजना को समय पर क्रियान्वित करने की आपकी क्षमता, इस दिशा में आपके प्रयास और सतत प्रयास से इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। कोई भी साधारण व्यक्ति, कोई भी साधारण छात्र एक अच्छी रणनीति और योजना के साथ, कठिन परिश्रम के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ अगर लगातार अपनी रणनीति और योजना का क्रियान्वयन करता है तो वह निश्चित रूप से सफल होगा। वस्तुतः मैं इसीलिए इंटीग्रेटेड अप्रोच पर आपके तैयारी की आवश्यकता पर बल देना चाहता हूं, ताकि आप किसी भी प्रकार की गलती करने से बचें और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही और वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही संपूर्ण परीक्षा को टारगेट कर सकें, लक्षित कर सकें और उसे अचीव कर सकें, अटेन कर सकें, उसे प्राप्त कर सकें। साथ ही साथ इस इंटीग्रेटेड अप्रोच में एक और बात को भी ध्यान में रखना कि प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से जब आप बात करेंगे तो जनरल स्टडीज सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है और यह कॉमन भी है, प्रारंभिक परीक्षा में भी है, मेंस में भी है, इंटरव्यू में भी लगभग अधिकांशतः प्रश्न जनरल स्टडीज से रिलेट कर जाते हैं। कुछ आपके बायोडाटा पर बेस्ड होते हैं, कुछ आपके हॉबीज पर बेस्ड होते हैं, कुछ प्रश्न आपकी पर्सनालिटी को टेस्ट करने के लिए होते हैं और कुछ करंट अफेयर्स से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं इनफैक्ट वो जनरल स्टडीज को टच करते हैं। इस पूरे परीक्षा के इंटीग्रेटेड अप्रोच में आपको यह समझना है कि जनरल स्टडीज को प्रिपेयर करने के अंतर्गत भी आपका अप्रोच इंटीग्रेटेड होना चाहिए, इंटरडिसिप्लिनरी होना चाहिए, ताकि आपके विश्लेषण में, आपकी समझ में एक व्यापकता आ पाए, आपका विश्लेषण गहरा होता चला जाए। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का मतलब है अंतर्वैश्विक अध्ययन, अर्थात हिस्ट्री को पॉलिटी से जोड़ना है, पॉलिटी को इकोनॉमी से जोड़ना है, इकोनॉमी को ज्योग्राफी से जोड़ना है, ज्योग्राफी को इन्वायरमेंट से जोड़ना है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी को साइंस से जोड़ना है और इन सभी सेक्शंस को एथिक्स से जोड़ना है और इन सारे सेक्शंस को फिर ऐसे से जोड़ना है, अपने ऑप्शनल से जोड़ना है, अपने व्यक्तित्व से जोड़ना है। ऐसा नहीं कि पॉलिटी का प्रिपरेशन सिर्फ पॉलिटी के दायरे में किया जाए। पॉलिटी कई जगह इकोनॉमी और हिस्ट्री से भी इंटीग्रेट होता है, इकोलॉजी से भी इंटीग्रेट होता है। आज की जो वैश्विक राजनीति है, पेपर 2 को पढ़ते हुए आप यह देखेंगे कि यह वैश्विक राजनीति में जो वैश्विक कूटनीति है वो पर्यावरण के इर्द गिर्द, अभी जो कॉप सम्मेलन हुआ है जिसमें भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हुए थे, वह पर्यावरण के इर्द गिर्द बुना जा रहा है। विकासशील देश और विकसित देशों के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है वह पर्यावरण के मुद्दों पर विकसित हो रही है। समूह बन रहे हैं, हित समूह बन रहे हैं। उसको समझने के लिए, उसको विश्लेषित करने के लिए अंतर्वैश्विक दृष्टिकोण, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच आवश्यक है। तो खैर,
आज की परिचर्चा को यहीं पर थोड़ा एक नई दिशा देते हुए हम लोग सिलेबस पर आते हैं। हमारा सिलेबस जनरल स्टडीज, प्रीलिम्स इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, राइट्स इशूज, पब्लिक पॉलिसीज से रिलेटेड है। साथ ही साथ मेंस लेवल पर यह जनरल स्टडीज पेपर 2 से रिलेट कर रहा है, जो पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशंस पर बेस्ड है। और इस दोनों प्रीलिम्स और मेंस की आवश्यकता को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। आइए कैसे कर सकते हैं, उसकी एक झांकी यहां पर मैं आपको प्रस्तुत करता हूं। देखिए, सबसे पहले तो यह प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बतलाया कि प्रारंभिक परीक्षा में भारतीय राजनीति, शासन, संविधान पढ़ना है। चूंकि शासन और राजनीति दोनों ही संविधान पर आधारित है, अर्थात मुख्य रूप से यहां पर आपको संविधान पढ़ना है। इंडियन पॉलिटी, भारतीय राजव्यवस्था का अध्ययन संविधान के इर्द गिर्द करना है। भारत की संवैधानिक विशेषता को समझना है, व्यवस्था को समझना है, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझना है, संविधान के विभिन्न भागों में क्या है उसको समझना है, और इसी के आधार पर हम भारत की राजनीतिक व्यवस्था को भी समझने का प्रयास करें, अर्थात हम सरकार व्यवस्था को समझने का प्रयास करें। और वर्तमान में पंचायती राज अर्थात स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था को समझें, अर्थात ग्रामीण स्तर पर पंचायती राज और शहरी स्तर पर नगरपालिका, नगर निगम को समझें। फिर लोक नीति अर्थात सरकार के द्वारा, संसद के द्वारा सामाजिक आर्थिक विकास से संबंधित जो विभिन्न प्रकार की नीतियां, विभिन्न प्रकार के कानून बन रहे हैं, उसका भी अध्ययन करें। अर्थात संक्षेप में देखिए ये क्या कहना चाहता है, मैं थोड़ा इसको कॉन्सेप्चुलाइज कुछ ऐसे करना चाहता हूं। इंडियन पॉलिटी, भारतीय राजव्यवस्था में सबसे पहली बात आपको संविधान को पढ़ना है। सबसे महत्वपूर्ण यही है। क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को पढ़ेंगे। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को पढ़ेंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को इतिहास से जोड़कर पढ़ेंगे। 18वीं शताब्दी का भारत कैसा था, मुगल साम्राज्य का पतन कैसे हो रहा था, मुगल साम्राज्य के पतन के दौर में क्षेत्रीय राज्यों का उद्भव और विकास कैसे हो रहा था, क्षेत्रीय राज्यों के बीच किस प्रकार की प्रतिस्पर्धा थी, क्षेत्रीय राज्यों के बीच के संघर्ष का लाभ किस प्रकार यूरोपीय कंपनियों ने उठाया, यूरोपीय कंपनियों के बीच भारत और यूरोप के बीच होने वाले व्यापार के ऊपर एकाधिकार को प्राप्त करने के लिए भी प्रतिस्पर्धा थी, संघर्ष था। कैसे और किन कारकों की मदद से, किन परिस्थितियों में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी
भारत में अपनी राजनीतिक संप्रभुता और सर्वोच्चता को स्थापित कर पाने में सफल होती है। इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझते हुए हम इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार 1765 के इलाहाबाद की संधि के पश्चात जो राजनीतिक और प्रशासनिक विकास हुआ, ब्रिटिश कंपनी की जो गतिविधियां थी भारत में, उन पर नियंत्रण स्थापित करने की जो आवश्यकता उत्पन्न हुई ब्रिटेन में, उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए ही 1773 से लेकर 1853 तक विभिन्न समयों में विभिन्न प्रकार के अधिनियमों को ब्रिटिश संसद ने बनाया ताकि कंपनी की गतिविधियों पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके, एक राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था का विकास हो सके, एक शैक्षिक व्यवस्था का विकास हो सके, एक न्यायिक व्यवस्था का विकास हो सके, सिविल सेवा का विकास हो सके, प्रशासनिक व्यवस्था का विकास हो सके। कहने का मतलब यह है कि पूरे विस्तार के साथ पढ़ें। 1858 से लेकर 1947 के बीच जब ब्रिटिश राजा का प्रत्यक्ष शासन या ब्रिटिश संसद का प्रत्यक्ष शासन भारत पर स्थापित हुआ, तब विभिन्न अधिनियमों के माध्यम से किस प्रकार भारतीय राजनीति, प्रशासन, न्यायिक व्यवस्था, प्रतिनिधिक व्यवस्था, लोकतंत्र, निर्वाचन की व्यवस्था इत्यादि का विकास हुआ। किस प्रकार स्वतंत्रता के पहले ही ब्रिटिश शासन के परिणाम स्वरूप भारत में आधुनिक राजनीतिक, प्रशासनिक, शैक्षिक, न्यायिक व्यवस्था की शुरुआत हो चुकी थी। व्यापक रूप में, बृहत्तर रूप में आपको यह समझना होगा। साथ ही साथ यहीं पर इसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत आपको व्यापक रूप में यह समझना होगा कि जिस संविधान का आप अध्ययन कर रहे हैं, उस संविधान का अध्ययन तब तक संभव नहीं है जब तक स्वराज की संकल्पना का विकास नहीं होगा, स्वदेशी की संकल्पना का विकास नहीं होगा। राष्ट्रीय आंदोलन में किन कारणों से 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में राष्ट्रवाद की संकल्पना का विकास हुआ, कैसे स्वराज और स्वदेशी के रूप में संघर्ष के एक नए दृष्टिकोण का प्रतिपादन हुआ। बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में स्वराज विधेयक को प्रस्तुत किया। माना जाता है कि वह संविधान सभा के विकास का सबसे पहला प्रयास था, सबसे आरंभिक प्रयास था। कब संविधान सभा की स्पष्ट रूप से मांग हुई? ब्रिटिश शासन ने कब इस मांग को स्वीकार किया? संविधान सभा की स्थापना कैबिनेट मिशन प्रस्ताव के माध्यम से हुई। कैबिनेट मिशन का क्या प्रस्ताव था? संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ? संविधान सभा ने संविधान का निर्माण कैसे किया? संविधान की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं? संविधान के महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? स्रोत में भी आप लोगों का दृष्टिकोण बहुत ही सामान्य होता है। रटी रटाई बातों पर आप ज्यादा बल देते हैं कि हमने ब्रिटेन से ये लिया, कनाडा से ये लिया, अमेरिका से ये लिया, ऑस्ट्रेलिया से ये लिया। भारतीय इतिहास और संस्कृति का संविधान पर क्या प्रभाव है? राष्ट्रीय आंदोलन का संविधान पर क्या प्रभाव है? ब्रिटिश शासन का संविधान पर क्या प्रभाव है? भारतीय संविधान निर्माताओं ने ठीक है कि प्रेरणा विदेशी संविधानों से ली थी, लेकिन किस प्रकार उन्होंने भारतीय आवश्यकताओं के अनुरूप विभिन्न प्रावधानों को मॉडिफाइड किया, उसे समायोजित करने का प्रयास किया, उसे परिष्कृत करने का प्रयास किया।
मतलब कंप्लीट डिटेल में अगर आप पढ़ेंगे, अपनी एक अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करते हुए यदि आप पढ़ेंगे तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। आप लिंक कर पाएंगे एक दूसरे चीजों से और आराम आराम से अपने अंडरस्टैंडिंग के डेवलपमेंट के माध्यम से आप अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करके आप अपनी एक एनालिसिस को डेवलप कर सकते हैं और तभी आप राइटिंग स्किल को डेवलप कर सकते हैं और इस प्रकार प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की आवश्यकताओं को बेहतर रूपों में आप प्रस्तुत कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल अप्रोच है। अब देखिए, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को आपने पढ़ लिया, इसके बाद संविधान की प्रस्तावना को आपने पढ़ा, उद्देशिका जिसको आप कहते हैं, इसे भी बड़े कैजुअल अप्रोच के साथ आप पढ़ते हैं। प्रस्तावना को 4 भागों में बांटा जा सकता है। प्रस्तावना में 4 महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, प्रस्तावना के 4 महत्वपूर्ण आदर्श हैं, प्रस्तावना के 4 महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं, प्रस्तावना के 4 महत्वपूर्ण दर्शन हैं। उसको समझते हुए प्रस्तावना का भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। प्रस्तावना कैसे यह बतलाता है कि हम भारत के लोग इस संविधान की शक्ति के स्रोत हैं, सोर्स ऑफ ऑथोरिटी ऑफ द। सेकेंडली, प्रस्तावना भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति का निर्धारण कैसे करता है, भाग 2। प्रस्तावना भारतीय राज व्यवस्था के उद्देश्यों का निर्धारण कैसे करता है, भाग 3। प्रस्तावना लोक संप्रभुता के साथ साथ संवैधानिक संप्रभुता को कैसे स्थापित करता है, भाग 4। फिर प्रस्तावना में प्रयुक्त विभिन्न शब्दों का विश्लेषण, प्रस्तावना और संविधान संशोधन, प्रस्तावना और न्यायपालिका के निर्णय, बिल्कुल डिटेल में पीटी और मेंस को इंटीग्रेट करते हुए आपको पढ़ना है। फिर संघवाद, फेडरलिज्म, यहीं पर पढ़ना है क्योंकि यह भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति का निर्धारण करता है। भारत में लोकतंत्र, यहीं पर पढ़ना है क्योंकि यह भी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति का निर्धारण करता है। यहीं पर नागरिकता, यहीं पर मौलिक अधिकार, यहीं पर नीति निर्देशक तत्व, यहीं पर मौलिक कर्तव्य को आपने पढ़ा। ये पहला भाग है संविधान का, यहां से लेकर के यहां तक दूसरा भाग है संविधान का, क्योंकि इस भाग को पढ़ने से संविधान के मूलभूत आदर्श, मूल्य, सिद्धांत और दर्शन स्पष्ट होते हैं। यदि आप भारतीय संविधान को समझना चाहते हैं तो प्रस्तावना से लेकर मौलिक कर्तव्य तक के टॉपिक को आप पढ़ेंगे। तीसरा सेक्शन यहां से शुरू होता है, संविधान और राजव्यवस्था यहां पर आकर इंटीग्रेट हो जाता है। इसको कहते हैं शासन व्यवस्था। भारत में क्या शासन व्यवस्था है, अर्थात कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और सबऑर्डिनेट लेवल, यहां पर 3 लेवल होता है तो यहां भी 3 लेवल। लेकिन हम क्या करेंगे कि प्रस्तावना को शासन व्यवस्था को जब हम कार्यपालिका पढ़ रहे हैं, केंद्र स्तर की कार्यपालिका, तो उसकी तुलना हम राज्य के स्तर से करेंगे। उसी समय
ताकि आपकी अवधारणा का विकास हो जाए, आपकी एक आधारभूत समझ का विकास हो जाए। सही बात यह है कि प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के विभिन्न प्रश्नों को आप देखेंगे तो सामान्य तौर पर कार्यपालिका से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह केंद्र स्तर और राज्य स्तर की कार्यपालिका के बीच तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित होता है। प्रश्न का मुख्य बल यह होता है कि केंद्र स्तर की कार्यपालिका और राज्य स्तर की कार्यपालिका की शक्तियों में कहां कहां पर अंतर है, भिन्नता के तत्व हैं। इसी तरह से जब विधायिका को आप पढ़ें तो केंद्र स्तर और राज्य स्तर के बीच तुलनात्मक अध्ययन करते हुए पढ़ें, तब आप अपनी अवधारणा, अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर सकते हैं। इसी प्रकार न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय के बीच तुलनात्मक अध्ययन करते हुए पढ़ेंगे। विशेष करके सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का तुलनात्मक अध्ययन, और फिर अधीनस्थ न्यायालय की स्थापना कैसे होती है, नियुक्ति कैसे होती है, उनका स्थानांतरण कैसे होता है, उनकी पदोन्नति कैसे होती है, उनका क्षेत्राधिकार क्या है, इन सारी बातों को आप पढ़ेंगे। इसके अतिरिक्त न्यायपालिका में इस तीन संरचना के अतिरिक्त कुछ न्यायिक सुधार भी हैं, जैसे परिवार न्यायालय, लोक अदालत, उपभोक्ता न्यायालय, फास्ट ट्रैक कोर्ट, ग्रामीण न्यायालय, मोबाइल कोर्ट, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, राज्य प्रशासनिक अधिकरण। वस्तुतः इन न्यायालयों की स्थापना न्यायालय के कार्यबोझ को कम करने के लिए किया गया है। इसके साथ साथ जनहित याचिका की संकल्पना, न्यायिक सक्रियता की अवधारणा, किस प्रकार भारत में न्याय की प्रक्रिया का सरलीकरण करता है, इसको आपको पढ़ना है। तो ध्यान में यह रखना है कि यह जो तीसरा डायमेंशन है शासन व्यवस्था, इसमें केंद्र और राज्य स्तर पर कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का तुलनात्मक अध्ययन करके आप बेहतर तरीके से अपनी अवधारणा, अपनी समझ, अपने विश्लेषणात्मक क्षमता को विकसित कर सकते हैं। इसका चौथा डायमेंशन आएगा जिसको हम लोग कहते हैं सरकार की चौथी भुजा, अर्थात संवैधानिक आयोग। सांविधिक आयोग, या निकाय, कार्यपालिका निकाय, एग्जीक्यूटिव बॉडी है ये, संवैधानिक अर्थात कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये, सांविधिक आयोग अर्थात स्टैच्यूटरी बॉडी है या लीगल बॉडी है यह। संविधान का जो अध्ययन हम कर रहे थे चौथे डायमेंशन में, ये चौथा डायमेंशन है, अर्थात संविधान के अंतर्गत विभिन्न आयोगों की स्थापना, जैसे वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, केंद्रीय निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त, कमिश्नर, और आज के डेट में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग।
इसके अतिरिक्त जब हम सांविधिक आयोग और निकाय की बात करते हैं तो मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, बाल संरक्षण आयोग, सूचना आयोग, अर्थात संसद ने विशेष कानून बनाकर, उपबंध बनाकर जिन निकायों की स्थापना की उसका अध्ययन, और फिर अंत में कार्यपालिका निकाय अर्थात योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद या नीति आयोग, अर्थात सरकार, भारत सरकार या राज्य सरकार, अर्थात मंत्रि परिषद के संकल्प से स्थापित निकाय कार्यपालिका निकाय कहलाते हैं। वे कौन कौन से हैं, उनकी शक्तियां क्या है, उनका उद्देश्य क्या है, उनका कार्यक्षेत्र क्या है, इन सभी चीजों को पढ़ेंगे और इसे इंटीग्रेटेड तरीके से पढ़ेंगे। अर्थात पीटी और मेंस दोनों को एक साथ टारगेट करेंगे। अब देखिए, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से यदि आप पाठ्यक्रम को देखते हैं तो जैसे अभी जो हमने विश्लेषण किया है उसके आधार पर आप देखिएगा, भारतीय संविधान ऐतिहासिक आधार क्या है, भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ, ऐतिहासिक विकास कैसे हुआ, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कैसी है, भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या हैं, संविधान में संशोधन अभी तक जो किए गए हैं उसमें से जो महत्वपूर्ण संशोधन हैं उन पर आपको दृष्टिपात करना है, संविधान के महत्वपूर्ण प्रावधान, संविधान के महत्वपूर्ण भाग इत्यादि का अध्ययन करते हुए आधारभूत संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आधारभूत ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के आधारभूत ढांचे का विकास कैसे हुआ, सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आदर्शों, मूल्यों की रक्षा करने के लिए, संविधान संशोधनों से रक्षा करने के लिए किस प्रकार आधारभूत ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, वह किस दृष्टिकोण पर आधारित है, वैसी कौन सी परिस्थितियां थीं जिससे प्रेरित होकर सर्वोच्च न्यायालय ने आधारभूत ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। केशवानंद भारती केस में सर्वोच्च न्यायालय का दृष्टिकोण क्या था, इन सभी बातों को पढ़ते हुए संविधान के आधारभूत प्रावधानों के विकास में उच्चतम न्यायालय की क्या भूमिका है, संविधान संशोधन स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात संसद के द्वारा लगातार संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान की मूलभूत विशेषताओं में जो परिवर्तन किया जा रहा था, उस परिवर्तन से रक्षा करने के लिए, संविधान की रक्षा करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की क्या भूमिका है। नेक्स्ट बड़ा महत्वपूर्ण है, देखिए यहीं पर संघवाद आपको पढ़ना है, अर्थात संघ एवं राज्यों के कार्य और उत्तरदायित्व क्या है, संघीय ढांचे से संबंधित विषय क्या है एवं चुनौतियां क्या हैं, स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण और उसकी चुनौतियां क्या हैं। जब भी आप इस टॉपिक को पढ़ते हैं तो ठीक है, संघवाद के मूलभूत विशेषताओं को समझना है, भारतीय संघवाद के मूलभूत विशेषताओं को समझना है, विश्व के अन्य संघ से भारतीय संघ की भिन्नता को भी समझना है, वैसे प्रावधानों को भी समझना है संविधान में, साथ ही साथ राजव्यवस्था में जो भारतीय संघवाद या संघवादी सिद्धांतों के प्रतिकूल है, उसके विरुद्ध है, वैसे संवैधानिक प्रावधानों को समझना है, वैसे गैर संवैधानिक व्यवस्थाओं को समझना है। इसके साथ साथ सहयोगी संघवाद की अवधारणा,
भारतीय संघवाद में वर्तमान में उभरती हुई सकारात्मक प्रवृत्तियां क्या हैं, नकारात्मक प्रवृत्तियां क्या हैं, और इन्हें पढ़ने के साथ साथ सरकारिया आयोग की रिपोर्ट, संविधान समीक्षा आयोग की रिपोर्ट, मदन मोहन पंछी आयोग की रिपोर्ट, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट को भी अगर साथ में पढ़ते हैं तो आप इस टॉपिक को ज्यादा बेटर तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में देखिए, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध, अर्थात केंद्र और राज्य के बीच प्रशासनिक संबंध हो सकते हैं, विधायी संबंध हो सकते हैं और वित्तीय संबंध हो सकते हैं। तो आपको फोकस कहां करना है मेंस के सिलेबस में, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध। यहां पर जब आप पढ़ेंगे केंद्र एवं राज्यों के कार्य और उत्तरदायित्व और संघीय ढांचे से संबंधित विषय, तब यहां पर आप विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध को पढ़ेंगे। अलग से वित्तीय संबंध को आपको पढ़ना है और इस वित्तीय संबंधों के निर्धारण में वित्त आयोग की क्या भूमिका है, किस प्रकार 2014 से पहले तक योजना आयोग केंद्र और राज्य वित्तीय संबंधों को निर्धारित करता था, वर्तमान में नीति आयोग और जीएसटी किस प्रकार केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों को एक नवीन आयाम दे रहा है, इस संदर्भ में आपको विश्लेषित करना होगा। नेक्स्ट में देखिए, शक्तियों का पृथक्करण, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण कैसे किया गया है, विवाद निवारण तंत्र क्या हो सकता है, संस्थाएं क्या हो सकती हैं, वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र के उदय और उनका प्रयोग, राज व्यवस्था में प्रशासनिक स्तर पर, वित्तीय स्तर पर, केंद्र राज्य संबंधों के अंतर्गत जो विवाद उत्पन्न होते हैं उसका समाधान हम कैसे कर सकते हैं या उसके समाधान की क्या व्यवस्था हो सकती है, इसको समझना है। यह देखिए बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है और बड़ा ही कॉन्सेप्चुअल है और बहुत ही इजी तरीके से आप इसको तैयार कर सकते हैं। कहता है कि भारत की जो संवैधानिक योजना है उसकी तुलना अन्य प्रमुख लोकतांत्रिक देशों के साथ कीजिए। सिंपली एक तरफ भारतीय संविधान की विशेषताओं को हम रखें कि भारत में कैसी सरकार व्यवस्था है, संसदीय है या अध्यक्षात्मक है, एकात्मक है या संघीय है, ब्रिटेन में कैसा है, प्रधानमंत्री, भारतीय प्रधानमंत्री ब्रिटिश प्रधानमंत्री की तुलना, भारतीय मंत्रिपरिषद ब्रिटिश मंत्रिपरिषद की तुलना, राष्ट्रपति, भारतीय राष्ट्रपति और ब्रिटिश सम्राट की तुलना, भारतीय न्यायपालिका ब्रिटिश न्यायपालिका की तुलना, भारतीय संसद ब्रिटिश संसद की तुलना, भारतीय सिविल सेवा और ब्रिटिश सिविल सेवा की तुलना। इसी सेम अप्रोच पर कुछ महत्वपूर्ण तुलना के आधार हैं, जिन आधारों पर भारत की संवैधानिक व्यवस्था को विश्व के विभिन्न संवैधानिक व्यवस्थाओं से तुलना करके उसका अध्ययन और विश्लेषण किया जा सकता है। मतलब थोड़ा टेक्निकल स्टडी, चूंकि इंडियन पॉलिटी एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, इसलिए इसका टेक्निकल स्टडी यदि आप करते हैं तो आप ज्यादा बेटर तरीके से इंडियन पॉलिटी को तैयार कर पाएंगे। कुछ लोग आपको मिलेंगे जो कहेंगे कि पॉलिटी में बहुत सारे अनुच्छेद हैं, बहुत सारे संशोधन हैं, इन्हें रटना पड़ता है। बिल्कुल रटना नहीं पड़ता है। यदि आप अपनी समझ का विकास करते हुए अपने कॉन्सेप्ट को डेवलप करने का प्रयास करते हैं तो कहीं कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। चलिए अब देखते हैं संसद और राज्य की विधायिका
संसद और राज्य दोनों की विधायिका का तुलनात्मक अध्ययन जैसा हमने पहले कहा था वैसा ही यहां पर करना है। कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्य, सरकार के विभिन्न मंत्रालय या विभाग, प्रभावी जो समूह हैं वो, औपचारिक अनौपचारिक संघ, शासन प्रणाली अर्थात प्रेशर ग्रुप के विषय में यह कह रहा है। यह फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस के विषय में कह रहा है। और जनहित याचिका की क्या भूमिका है, न्यायिक सक्रियता इत्यादि का अध्ययन। और अंत में जनप्रतिनिधित्व कानून, और इसी कानून को पढ़ते हुए वस्तुतः निर्वाचन आयोग को पढ़ना, निर्वाचन आयोग की भूमिका को समझना, निर्वाचन में सुधार को समझना, चुनाव के लिए जो आदर्श आचरण संहिता है उसको समझना, दल बदल कानून को समझना, चुनाव आयोग की भूमिका को समझना, चुनाव आयोग के कार्य को समझना, और निर्वाचन की जो विभिन्न व्यवस्था है विश्व में, जैसे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम या प्रोपोर्शनल मेथड, उसका तुलनात्मक अध्ययन करना, या लिस्ट या सूची पद्धति, उसका तुलनात्मक अध्ययन करते हुए आप समझेंगे कि भारत में जो निर्वाचन है वह विश्व के अन्य देशों के निर्वाचन से कैसे भिन्न है। निर्वाचन में क्या सुधार की आवश्यकता है, निर्वाचन आयोग की क्या भूमिका और कार्य है, दल बदल कानून क्या है, उसके क्या प्रावधान हैं, उसका क्या उद्देश्य था, क्या वह अपने उद्देश्य में सफल है। इस तरह से यदि आप यहां पर अध्ययन करेंगे तो आप परीक्षा की आवश्यकता को पूरा कर पाएंगे। इसके पश्चात देखिए, विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्तियां, शक्तियां, कार्य और उनके उत्तरदायित्व, अर्थात जो संवैधानिक आयोग हमने कहा था वह। यहां पर सांविधिक अर्थात संसद के द्वारा स्थापित जो निकाय हैं उसका अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ नीति आयोग भी यहीं पर पढ़ना है, अर्थात कार्यपालिका निकाय को भी यहां पर पढ़ना है। यह सब गवर्नेंस में शामिल हो रहा है। इसके पश्चात देखिए, सरकारी नीतियां और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार ने क्या हस्तक्षेप किए हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज को आपको पढ़ना है, गवर्नमेंट इंटरवेंशंस को समझना है, और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय सूचना संचार प्रौद्योगिकी, अर्थात इशूज अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन एंड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT, इसके विषय में आप पढ़ेंगे। अर्थात सीधी सी बात यह है कि सरकार के कार्य को, सरकारी नीतियों को, सरकारी कानून को, सरकार के स्कीम्स को लोगों तक पहुंचाने के लिए ई गवर्नेंस या गुड गवर्नेंस के विकास का प्रयास भारत ने कैसे किया है, ताकि प्रभावी रूप से योजनाओं के क्रियान्वयन के माध्यम से सामाजिक आर्थिक विकास को बल प्रदान किया जा सके, उसे गति प्रदान किया जा सके। इसके पश्चात विकास की प्रक्रियाओं को समझेंगे और सामाजिक आर्थिक विकास में, लोकतांत्रिक सरकार व्यवस्था के विकास में प्रेस की क्या भूमिका है, मीडिया की क्या भूमिका है, NGO की क्या भूमिका है, गैर सरकारी संगठनों की क्या भूमिका है, दबाव समूह की क्या भूमिका है, राजनीतिक दलों की क्या भूमिका है, इन बातों को समझने का प्रयास करेंगे। अर्थात कहते हैं कि गुड गवर्नेंस का जो मॉडल है वह यह बतलाता है कि विकास की आवश्यकता इतनी बड़ी आवश्यकता है, इतनी विविध आवश्यकता है कि उसे अकेले सरकार पूरा नहीं कर सकती है, बल्कि सरकार को विभिन्न संस्थाओं के साथ
जो सरकारी भी हैं और गैर सरकारी भी हैं, उनके साथ लगातार सहयोग करना चाहिए ताकि हम विकास की बढ़ती हुई आवश्यकता और चुनौतियों का समाधान कर सकें। यह सोशल जस्टिस से संबंधित है, अर्थात समाज के विभिन्न वर्गों, विशेष करके जो पिछड़े हुए वर्ग हैं, जो कमजोर वर्ग हैं, जो अशक्त वर्ग हैं, महिलाओं का विकास, वृद्धजनों का विकास, बालकों का विकास, बाल श्रमिकों के विकास की समस्या, मजदूरों के विकास की समस्या, पिछड़े वर्गों के विकास की समस्या, पिछड़े क्षेत्रों के विकास की समस्या, पिछड़े राज्यों के विकास की समस्या को हम पूरा कैसे कर सकते हैं ताकि हम विकास की प्रक्रिया को समावेशी बना सकें, विकास की प्रक्रिया में सबकी भागीदारी को हम सुनिश्चित कर सकें। यह मूलभूत अवधारणा है। इसके पश्चात स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन इत्यादि क्षेत्र से संबंधित जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं या जो प्रभावित समूह हैं, जिनका विकास नहीं हो पाया है, जो विकास की मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पाए हैं, उनका विकास कैसे किया जाए, उससे संबंधित विषय का अध्ययन। गवर्नेंस के जो विषय हैं यहां पर, जैसे हमने कहा था गुड गवर्नेंस, ई गवर्नेंस और नागरिक चार्टर, अर्थात वर्तमान में प्रशासनिक सुधार के माध्यम से, प्रशासनिक विकास के माध्यम से प्रशासनिक क्षमताओं में कैसे वृद्धि करने का प्रयास किया गया है। प्रशासनिक क्षमता यदि बढ़ेगी, प्रशासनिक कुशलता यदि बढ़ेगी, तभी विकास योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन किया जा सकता है और तभी लोगों के कल्याण को सुनिश्चित किया जा सकता है। अर्थात लोगों के कल्याण और विकास में प्रशासन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सके, इसके लिए प्रशासन में किस प्रकार के परिवर्तन पर हम लोग काम कर रहे हैं, लोकतंत्र की उभरती हुई प्रवृत्तियां क्या हैं और सिविल सेवाओं की भूमिका क्या है, अर्थात सिविल सेवा किस प्रकार विकास में एक परिवर्तनकारी भूमिका का निर्वहन कर रहा है, इसकी सीमाएं क्या हैं, सिविल सेवा में सुधार के मुद्दे क्या हैं, इत्यादि विभिन्न मुद्दों से संबंधित अवधारणा का विकास आप कर सकें। यह इस पूरे भाग में आपके सामने है। इसके पश्चात लास्ट सेक्शन जो आता है वह है भारत और उसके पड़ोसी देश, अर्थात भारत का अपने पड़ोसी देश के साथ क्या संबंध है, उनमें क्या समस्याएं हैं, उनमें क्या चुनौतियां हैं, उनमें क्या संभावनाएं हैं, इन समस्याओं के समाधान का दृष्टिकोण क्या हो, भारत का दृष्टिकोण क्या है, भारत का पक्ष क्या है, दूसरे देश का दृष्टिकोण क्या है, दूसरे देश का पक्ष क्या है। अंततः भारत और उसके पड़ोसी देशों के संबंधों का अध्ययन करते हुए हम संभावनाओं को तलाशें कि भविष्य की क्या संभावनाएं हैं, आगे की राह क्या है, किस प्रकार से हमें अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। एक तो इस बात को आप समझने का प्रयास करें। दूसरा थोड़ा सा टफ है लेकिन इंटीग्रेटेड अप्रोच पर बेस्ड है। कैसे? स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात विभिन्न समय कालों में, अर्थात नेहरू के काल में, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी,
पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, आज नरेंद्र मोदी। मतलब विभिन्न समय कालों में भारत सरकार की विदेश नीति के मूलभूत सिद्धांतों, आदर्शों और मूल्यों का विकास कैसे हुआ, उसमें समय समय पर क्या परिवर्तन हुए, उसमें निरंतरता के तत्व क्या हैं, उसमें परिवर्तन के तत्व क्या हैं। इसी तरह से इसकी तुलना अगर आप वैश्विक स्थितियों से करें कि नेहरू के समय में विश्व की क्या परिस्थितियां थी, वैश्विक चुनौतियां क्या थी, समस्याएं क्या थी, नेहरू का दृष्टिकोण क्या था इसके प्रति। इसी तरह से लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी, आज तक से आप जुड़ जाएंगे। इस तरह से अगर आप अध्ययन करते हैं तो आप स्वतंत्रता के पश्चात जो भारत पेपर 1 का सब्जेक्ट है उसको भी बेटर तरीके से प्रिपेयर कर पाएंगे, और साथ ही साथ पेपर 1 में वर्ल्ड हिस्ट्री आपको पढ़ना है, वर्ल्ड हिस्ट्री को भी बेटर तरीके से आप समझ पाएंगे, और साथ ही साथ इंटरनेशनल रिलेशंस को भी आप बेटर तरीके से एनालाइज कर पाएंगे। इसके अलावे भारत की परमाणु नीति क्या है, भारत की रक्षा नीति क्या है, आंतरिक सुरक्षा के समक्ष क्या चुनौतियां हैं, बाह्य सुरक्षा के संबंध में क्या चुनौतियां हैं, इस संबंध में भारत सरकार का दृष्टिकोण क्या है, भारत सरकार के प्रयास और पहल क्या है, आगे की राह क्या है, संभावनाएं क्या है। इसी तरह से भारत का विश्व के प्रमुख देशों के संबंध में कैसे अध्ययन कर सकते हैं। भारत अमेरिका संबंध, भारत रूस संबंध, भारत इजराइल संबंध, भारत पश्चिम एशिया संबंध, भारत आसियान संबंध, भारत ब्रिटेन, भारत और यूरोपीय संघ, भारत और फ्रांस, भारत और जर्मनी। और इस संबंध में आज के डेट में सबसे महत्वपूर्ण है भारत का विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों के साथ किस प्रकार से संबंध विकसित हो रहा है, इसमें क्या समस्याएं हैं, क्या चुनौतियां हैं और इसमें क्या संभावनाएं हैं। अर्थात भारत यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ, भारत आसियान, भारत ईयू, भारत मर्कोसुर, भारत एयू अफ्रीकी यूनियन। इस तरह से विभिन्न क्षेत्रीय संगठनों के साथ भारत के संबंधों का विकास कैसे हो रहा है, यह भारत के आर्थिक विकास, प्रौद्योगिकीय विकास की संभावना को कैसे बल प्रदान कर रहा है। भारत और डब्ल्यूटीओ का संबंध, भारत और वर्ल्ड बैंक का संबंध, भारत और आईएमएफ का संबंध। अर्थात वर्तमान में सिर्फ पड़ोसी देश ही नहीं, सिर्फ अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस जैसे देश ही नहीं, बल्कि भारत का विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ जो संबंध है वह भारत की वैदेशिक नीति के एक महत्वपूर्ण आधार को प्रस्तुत करता है। और इसको समझे बिना आप ना तो करंट अफेयर्स को समझ सकते हैं, ना ही इंटरनेशनल रिलेशंस को बेटर तरीके से डील कर सकते हैं। अर्थात यह बिल्कुल करंट से जुड़ा हुआ मामला भी है। इस तरह से मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि एक यहां पर बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है भारत की वैदेशिक नीति के संबंध में। भारत के जो हित हैं उन हितों को आगे बढ़ाने में जो प्रवासी भारतीय हैं उनकी क्या भूमिका है, भारत सरकार की प्रवासी नीति क्या है एनआरआई के संबंध में, पीआईओज, ओसीआईज के संबंध में,
तो भारत सरकार की जो प्रवासी भारतीय नीति है, जिसको कहते हैं इंडियन डायस्पोरा, अर्थात भारत के बाहर जो लोग रह रहे हैं, उनसे अपने सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को स्थापित कर भारत अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों को कैसे विश्व में आगे बढ़ा सकता है, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कैसे एक वैश्विक भूमिका का निर्वहन कर सकता है, इन सभी महत्वपूर्ण दृष्टिकोणों को समाहित करते हुए आप इंटरनेशनल रिलेशंस के एक बेहतर दृष्टिकोण का विकास कर सकते हैं। इस सीरीज में कल के सत्र में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के 2021 में इंडियन पॉलिटी से पूछे गए प्रश्नों का विश्लेषण किया था। आज हमने पाठ्यक्रम का, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा का समय सीमा को ध्यान में रखते हुए बहुत ही संक्षेप में लेकिन संपूर्ण आवश्यकता को समाहित करते हुए हम लोगों ने आपके सामने प्रस्तुत किया है। बहुत जल्द इसको थोड़ा और बढ़ाएंगे, अर्थात पीटी और मेंस दोनों के क्वेश्चन के एनालिसिस पर वन बाय वन बातचीत करते हुए इस आवश्यकता को समझने का प्रयास करेंगे कि वर्तमान में प्रारंभिक परीक्षा या मुख्य परीक्षा के प्रश्नों को बेहतर तरीके से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं और कैसे सर्वोत्तम अंक की प्राप्ति को सुनिश्चित कर संपूर्ण सफलता की दिशा में अग्रसर हो सकते हैं। आप सभी छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद और साथ ही साथ आप सभी लोगों से यह निवेदन भी कि यह जो सीरीज हम लोगों ने प्रारंभ किया है, दृष्टि टीम ने जो प्रारंभ किया है, इसको अधिक से अधिक शेयर करें, इसका अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अंततः अपने सफलता की दिशा में आप अग्रसर हो सकें। आप सभी छात्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।